तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सिंबल सीडी बी बाड़ा है व्हाट इज जेटा। तो आपको पता है ये अलग अलग एब्रीवेशंस होते हैं। तो जेटा होता है 10 की पावर 21 को कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तभी जानबूझ के जेटा पूछा है कि आपको याद रहे कि वो एक टेबल दे रखी है, उसमें बताया हुआ है मिली क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, उसी में आता है एक जेटा। तो जानबूझ के जेटा रखा है कि आपको झटका लगे कि अरे ये तो आता ही नहीं। सी पार्ट आ रहा है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो जी। तो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हम लोग बात करते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिखो ऑल सर्टेन डिजिट्स, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी दिया है वो इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा। मैंने दिया वही है जो मुझे लगता है आ सकता है, आना चाहिए आपको, और वही बोर्ड में आता है, स्कूल में आता है। ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट्स। तो जितनी डिजिट सर्टेन होती है किसी मेजरमेंट में प्लस वन डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सवाल पूछा हुआ है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 2 10 की पावर 3, 0.002 एंड 20.0। तो आपको पता है कि जो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है, उसमें पावर नहीं देखी जाती है। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो 2 ही है। फिर आपको रूल याद होगा, जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसमें भी एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। और 20.03 में आपको याद है कि डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं वो ऐसे ही खेल खिलौने में लगाए हुए नहीं होते, वो आपका इंस्ट्रूमेंट में जगह है, आपका इंस्ट्रूमेंट में ताकत है, तभी आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारे डिजिट क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट। तो जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जो होती है उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ढूंढना होता। और जितने जीरो डेसिमल के बाद आते हैं वो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट को दर्शाते हैं, सो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिखो जी, लिखो इफ टू और मोर एलिमेंट्स, if two or more elements combine to form, if two or more elements combine to form two or more compounds, if two or more elements combine to form two or more compounds, then mass of one element, then mass of one element which combine with mass of one element which combine with fixed mass of other, mass of one element which combine with fixed mass of other bear simple whole number ratio, bear simple whole number ratio. फॉर एग्जाम्पल सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाते हैं, SO2 एंड SO3। SO2 में सल्फर का मास 32 है, ऑक्सीजन का मास भी 32 है। SO3 में सल्फर का मास 32 है,
और ऑक्सीजन का मास 48 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है। तो लॉ ये कहता है कि जो दो एलिमेंट हैं वो दो या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए, दो बना रहा है। अब इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास सेम रखना है, जो मैंने एग्जांपल में जानबूझ के ऐसा लिया कि एक एलिमेंट का मास सेम ही आ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, और वो मास कितना है 32। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, तो 32:48। तो ये आ गया 2:3। तो एक एलिमेंट का मास सेम रख के दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो लेनी है और वो रेशियो होल नंबर में आनी चाहिए। दोनों में से किसी का भी मास फिक्स रखा जा सकता है, जिसका मास फिक्स करोगे दूसरे वाले के मास की रेशियो निकालनी है। जैसे यहां पे सल्फर का मास फिक्स कर लिया 32, ऑक्सीजन के मास की रेशियो निकाल ली, वो रेशियो होल नंबर में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2:3 आ रही है। अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हुआ, ऐसा समझो। मैं कई बार समझाता हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक कंपाउंड के बारे में बात होती है, याद है कि पानी जैसे मर्जी बनाओ, पानी में हमेशा दो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मास की रेशियो होगी। मल्टीपल में दो कंपाउंड के बारे में बात होती है, उन दो में एक एलिमेंट का मास सेम रख के दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो निकालनी होती है। तो कोई एक लॉ की डेफिनेशन और एग्जांपल एक्सपेक्टेड है, तो ये भी अच्छा सुझाव है कि आप कहीं से एक साथ डेफिनेशन लिखना शुरू करो। बहुत ज्यादा नहीं होती है डेफिनेशन, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तीनों लॉस की, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल, इनको एक जगह लिख लो। उससे क्या होता है, एग्जाम के दिनों में रिवाइज करने में आसानी लगती है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपको पता है कि कई बार जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में उनका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास लेने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि क्लोरीन का हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज मास कैसे निकालते हैं, आइसोटोप में जो मास है वो है 35 और उस आइसोटोप की अबंडेंस कितनी है 75। तो जो भी आइसोटोप का मास है मल्टीप्लाई बाय नेचर में वो जितना मिलता है, तो 35 मास वाला 75 मिलता है और 37 मास वाला 25 मिलता है, डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस, डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 35.5 आ जाएगा। आपको ये पैकेज अपने स्कूल एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना है, चाहे 2 छुट्टियां हो चाहे 5 छुट्टियां हो, ये पैकेज आपको जरूर पढ़ना है, एज ए वन फाइनल रिवीजन जरूर पढ़ो। आप खुद देखोगे इसके आसपास आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको एक बार फिर से, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले फॉर्मेट की। तो आपको याद है, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। चाहे तो आप टेबल बनाओ या मोल की रेशियो लिखो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल मोलर होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनकी सिंपल मोलर होल नंबर रेशियो को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे। हाँ जी, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, जो आपको परसेंटेज दे रखी है वो क्या होती है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, और क्लोरीन दे रखी है, क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5।
अप्रॉक्सीमेट चलते हैं तो ये 2:4:1 आ जाता है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:2:1 आ जाता है. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी CH2O, CH2Cl. यहां तक नोट करो. इसके बाद फिर हम मोलर मास निकालेंगे, मैक्ले फॉर्मूला निकालेंगे. कल क्लास कितने बजे? 3:40 से 6:30. रोडॉक्स कराना है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हालांकि मुझे ही होगी, मुझे लगा क्लास 3:30 है. 3:20 से थी आज क्लास, 3:20 से 4:30. कल वेनेसडे, हो सकता है फ्राइडे को भी ये टाइम रहे. पुनीत सर से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि आप ले लो क्लास. तो कल बर्गर पार्टी कर लेंगे हैं, और पर अगली क्लास में समोसा पार्टी कर लेंगे. संडे को गोपाल जी को यहाँ बुला लेंगे, इसी में कोर्स निकल जाएगा खाते पीते. हाँ जी, इसके बाद क्या करना है बोलो. देखो फॉर्मेट होता है, आप उस फॉर्मेट पे फोकस करो. इसके बाद आपको एम्पेरिकल मास निकालना होता है. एम्पेरिकल मास कैसे निकालोगे? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 49.5. फिर इसके बाद हम n निकालते हैं. n होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, क्योंकि आपको मोलर मास दे रखा है तो वो काम आसान हो गया. 99 दे रखा है, ये वैल्यू 2 आ गई. और लास्ट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n इंटू n, जैसे भी लिखना चाहो. मन से पेपर करना, बस हार मत मान जाना, और जो क्वेश्चन आते हो उन्हें अच्छे से लिखो. मुझे सर मेरे हमेशा बोलते थे, आज इतना टाइम हो गया तुली सर से पढ़े हुए, ही यूज्ड टू ऑलवेज यूज दिस लाइन, व्हेन यू हिट हार्ड. जो क्वेश्चन आता है उसे मतलब निचोड़ निचाड़ दो पूरा, मतलब उसमें बेस्ट देकर आओ. नॉर्मली कंपार्टमेंट उन बच्चों की आती है जो बच्चे आते हुए क्वेश्चनों को भी टूटे फूटे मन से, जैसे मैं देखता हूँ आप गिवन नहीं लिखते, फॉर्मेट कुछ नहीं लिखते, आप बड़े अधूरे मन से काम करते हो. अब जब पेपर दे ही रहे हो तो मन से ही दे दो. 5-7 नंबरों का फर्क पड़ता है इससे. अगर आपको 2 की जगह 4 रीजन आते हैं, आप दे दो. कहीं एग्जाम्पल आपको मन में आ गया तो दे दो. आप चीजें लिखो. न्यूमेरिकल में पॉजिटिव रहो, आप न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो. आप गिवन लिखो, आराम से काम करो, एटलीस्ट फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व बाद में कर लेना, कोई बात नहीं. 11 का मुझे पता नहीं इतना स्कूलों में क्या चल रहा है, लेकिन 12th में हमारे बहुत आसान डाटा आता है. कुछ ऐसा मारा मारी है नहीं जितना हल्ला आपने मचाया. और अभी भी वक्त है, रोज का एक क्वेश्चन सॉल्व करो. मैं तब भी आपको यही मंत्र दिया था, रोज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपका हाथ बैठेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना भयंकर मैथ्स आ रहा है. इक्विलिब्रियम के कई क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम अपडेटेड चैप्टर नहीं है, बाबा आदम के जमाने से चला हुआ आ रहा है. लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा. बोर्ड में बड़ा आसान डाटा दे रहे हैं, तो आप अपने यूनिट्स पे, फॉर्मूला पे, गिवन पे ध्यान लगाओ, और जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है उतना कर लो. बाकी जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद टाइम लगा लो. कम से कम आपका आधा एक नंबर कटेगा, बाकी तो नंबर लेके आओगे ना. हाँ जी, पेज नंबर 5 पे आ रहा है. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आ रहा है आपका, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट. अब ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये सब चैप्टर के निचोड़ हैं, कि भाई एक क्वेश्चन करा दिया इसका, अगर आप देख लो ये फॉर्मेट रहेगा. अब कोई भी क्वेश्चन दे दे वो ऐसा, काम करने का तरीका यही रहेगा. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पेरिकल मास निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है. और कभी कभी आपको पता है मोलर मास नहीं देते, बताओ क्या देते हैं? वेपर डेंसिटी. तो मोलर मास क्या होता है? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. वो लगा लिया. इसी को रिवीजन कहते हैं, वन क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप. हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कराते हुए चल रहे हैं. एक लॉ करा दिया, एक टाइप का ये न्यूमेरिकल करा दिया. न्यूमेरिकल यही एक्सपेक्ट, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है बोर्ड में. ऐसे ही आपको पता है लिमिटिंग रीजन का एक न्यूमेरिकल, इसके बिना नॉर्मली पेपर बनता नहीं है. तो आप पढ़े क्वेश्चन. तो पहले डेफिनेशन आ गई, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट. लिखो, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, द रिएक्टेंट कर लो, सॉरी, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली
ड्यूरिंग द रिएक्शन, reactant which is consumed completely during the reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent। तो वो रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कुछ भी ना बचे, जितना आपने लिया था सारा का सारा रेड कर गया। और जो हमारा बी पार्ट आ रहा है, ये सबसे ज्यादा ब्रांडेड क्वेश्चन है ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे ज्यादा स्कूलों में ये दिया जाता है क्वेश्चन। और मैंने इसे ऐसे क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट आपको सिखाया, और ये रिवीजन क्लासेस उसी फॉर्मेट की रिवीजन है कि सबसे पहले हमेशा हमें, आप लिखो मतलब आप स्टोशियोमेट्री लिखनी होती है। कोई भी इक्वेशन में स्टोशियोमेट्री क्या कहती है? स्टोशियोमेट्री कहती है 1 मोल N2 हमेशा 3 मोल H2 से रेड करके। और फिर मैं कहता हूं कि आप हमेशा देखो कि आपको जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मोल में दिया हुआ है क्या? आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो आप पहले अपनी स्टोशियोमेट्री को ही मास में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल N2 का मास 28 ग्राम, 3 मोल H2 का मास 6 ग्राम, 2 मोल अमोनिया का मास 34 ग्राम, क्योंकि अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, 14 प्लस 3 7 17। फिर अगेन आप देखो कि आपका डाटा किलोग्राम में है, तो आप देखो अभी मैं स्टोशियोमेट्री पे ही खड़ा हूं, तो डाटा अपना ठीक करो। ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो आप लिखोगे। आपको उसने क्या दे रखा है कि N2 है 50 ग्राम और ये 10 ग्राम है, इसका अमाउंट आपको निकालना है। मैं हमेशा बात बोलता हूं कि कौन से क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, मुझे कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट आपको दे रखा है, वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का। और ऐसे में जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाओ। उसमें भी आप सीधा चलो, 28 ग्राम N2 स्टोशियोमेट्री कहती है 28 ग्राम N2 से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो 50 ग्राम N2 से रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा? ये यहां पे सॉल्व करके आ जाएगा 10.71 ग्राम, ये रिक्वायर्ड है। और आपको H2 दिया कितना हुआ है? 10 ग्राम। तो H2 given is 10 ग्राम, H2 required is 10.71। इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखा है, इसका मतलब H2 कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्यों पता लगाया जाता है? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को देखकर ही प्रोडक्ट तय किया, जब प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू से होता है। क्योंकि जो आपका N2 है वो तो सारा रिएक्ट नहीं कर रहा, जो सारा रिएक्ट नहीं कर रहा उससे अमोनिया कितना बनेगा कैसे बताएंगे? 50 ग्राम दिया तो जरूर हुआ है, पर ये तो सारा रेड कर नहीं रहा, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये तो आखिरी में कुछ बच जाएगा। हाँ जी, तो स्टोशियोमेट्री कहती है 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करे तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है। अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो इसको सॉल्व करके यहां से आंसर आ जाएगा 56.6 ग्राम। लिखो जी।
अगला आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, वाटर हैज 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास, फाइंड मोलैलिटी। 15 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म बाय मास का क्या मतलब है? 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम का मतलब होता है मिलियन में कितना। सो 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास, क्लोरोफॉर्म को मान लेते हैं सॉल्यूट, इसका सिंबल बी लिख लेते हैं। पानी को मान लेते हैं सॉल्वेंट, इसका सिंबल ए लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 119.5, अगर आप एटॉमिक मासेस को ऐड कर लोगे। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मास कितना होगा? देखो सॉल्यूशन का मास है 10 की पावर 6, याद करो, और सॉल्यूट का मास है 15। अब 10 की पावर 6 में से 15 माइनस कर भी देंगे तो रफली अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम ही रख लेते हैं। और आपको पता है मोलैलिटी निकालते वक्त आपको इसे किलोग्राम में चेंज करना होता है, तो मैंने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट? 15 ग्राम, मोलर मास 119.5, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, बोलो मोलैलिटी की क्या यूनिट होती है? ऊपर मोल नीचे केजी, ऊपर मोल नीचे केजी, मोल्स पर केजी, यूनिट्स पे खास ध्यान लगाओ। अब देखो अभी भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं प्रॉपरली सिंबल यूज कर रहा हूं, गिवन लिख रहा हूं, अपने आप को अब माइंड है ये सिर्फ। आप में से कई बच्चों ने न्यूमेरिकल का हल्ला बचाया हुआ है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, अपना माइंड पक्का करो कि कुछ जगह फॉर्मूले लिखने, गिवन लिखना, ढंग से काम करना, रोबोटिक ब्रेन बनाओ कि हाँ हमने गिवन लिख के फ्लो चार्ट की फॉर्म में काम करना है, एक एक स्टेप लिखना है, तो आपके न्यूमेरिकल में गलतियां होने के चांसेस घटेंगे। जिन बच्चों ने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि भाई अब याद ही नहीं है क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, तो आप इस बुकलेट पे और एनसीईआरटी क्वेश्चनों पे फोकस करो बस। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा पेपर देकर आओगे। और अभी से नीति बना लो, 12th में जब आप जाते हो रजिस्टर एनसीईआरटी का जरूर बनाओ। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ एनसीईआरटी के, उनको एक रजिस्टर में अपने हाथ से जरूर लिखो। यही वो मौके होते हैं जब हमें पैनिक क्रिएट होता है, जब मन में थोड़ा विश्वास की कमी रहती है। ऐसे ही हम 12th में भी पैकेज देते हैं, वो 12th का पैकेज कर लिया आखिरी में, और एक एनसीईआरटी क्वेश्चनों का रजिस्टर पढ़ लिया, आराम से बोर्ड में 90% नंबर लिए जा सकते हैं। और आप खुद इसे इवेलुएट करोगे। आपके स्कूलों का पेपर तो अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 90-95% स्कूलों में लार्जली क्वेश्चन इसी के आसपास ताना बाना बुना होगा। और एज ए रिवीजन भी आप देखोगे, क्वेश्चन आपने मोलैलिटी का करा है तो एक क्वेश्चन हम आपको मोलैलिटी का भी कराएंगे, मोल फ्रैक्शन का भी कराएंगे, आपको पूरा रिवाइज करा रहे हैं। तभी कह रहा हूं, अगर इन्हीं क्वेश्चनों को ही दोबारा लिख के प्रैक्टिस कर ली जाए तो टॉपिक का निचोड़ आपके पास होगा, सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज होंगे, आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो। बी पार्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन मोलैरिटी एंड व्हाई इट इज नॉट प्रेफर्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंज। तो दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक तो हमें मोलैरिटी डिफाइन करनी है, और दूसरा हमें यह बताना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे मोलैरिटी ज्यादा अच्छा तरीका क्यों नहीं है। लिखो आंसर। तो क्वेश्चन है डिफाइन मोलैरिटी, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution। जब भी कभी डेफिनेशन आए किसी ऐसी चीज की जिसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जरूर लिख कर आओ। तो बोलो फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और हो सके तो यूनिट भी देकर आओ।
इससे आंसर बड़ा मजबूत लगता है। डेफिनेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखी। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मोलैरिटी चेंज होने पे, टेम्परेचर चेंज होने पे मोलैरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में क्या आता है? वॉल्यूम। और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी। लिखो, देखो, मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, volume of solution increases. On increasing temperature, volume of solution increases. Hence molarity decreases. Hence molarity decreases. टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी कम हो जाएगी। इसीलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें टेम्परेचर चेंज होने का हिसाब किताब हो, वहां जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जो आपने सोचा है कि मैंने तो बनाया है 5 मोलर सॉल्यूशन, अगर आप उसे हीट कर दोगे तो वो 4.5 मोलर आ जाएगा, तो सारी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, सिक्स्थ है, एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन था, वहां पे बड़ा क्वेश्चन था, मैंने उसको हल्का सा छोटा करके दिया यहाँ पे। तो एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। 10 लीटर अगर ये गैस दी जाती है तो उसका मास आता है 11.6 ग्राम। हमें कहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो देखो, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो? एम्पेरिकल मास। इसके बाद आपको ये बता रखा है कि अगर 10 लीटर ये गैस ली जाती है, 10 लीटर ऑफ द गैस, लिखो ब्रैकेट में, एट एसटीपी, 10 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी हैज मास 11.6 ग्राम। अब ये लाइन से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। तो अब आपकी जो फाइट है ना, वो मोलर मास निकालने की है। यहां पे मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, तभी एनसीईआरटी का ये बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप कैसे मास निकाल सकते हो? आप दो टुकड़ों में काम कर सकते हो। आप पहले मोल निकाल लो। मैं हमेशा कई बार कहता हूं, जो कुछ दिया हुआ है पहले मोल निकालो। मोल कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 22.4 लीटर गैस इज इक्वल टू 1 मोल, तो 10 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहां से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। फिर आप क्या कह सकते हो? मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल कितने हैं? गिवन मास आपको दे रखा है 11.6, यहां से आप मोलर मास निकाल सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 26 ग्राम पर मोल। तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वॉल्यूम से मोल निकालो, मोल से मास निकालो। इसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट का भी फंडा यहां पे यूज करवा लिया। तो ये लाइन बहुत क्रूशियल है कि 10 लीटर गैस अगर ली जाती है एसटीपी पे तो उसका मास 11.6 होता है। दिस इंफॉर्मेशन यू कैन यूज टू फाइंड द मोलर मास। वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से पहले मोल निकाल लो और मोल से फिर आप मास निकाल सकते हो। यहां पे आ जाते हो, मोलर मास निकल गया तो अभी आपने देखा था। इसके बाद आप एन निकाल सकते हो, विच इज मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, और फिर आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल है। तो ये कौन है? C2H2, जो कि हमारी इथाइन है, आईयूपैक नेम, कॉमन नेम है एसिटाइलीन। बता रहा हूं। हाँ जी, फिर भी आंसर सेम है, चल नोट कर।
देखो
नेक्स्ट आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन है, बहुत ही फेमस एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल है ये। इस न्यूमेरिकल की अच्छी बात है इसका डाटा बहुत आसान होता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, तो क्वेश्चन करते वक्त टाइम नहीं लगता है इसमें। सवाल है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 50 ml 2 मोलर HCl। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 2 मोल HCl के रिएक्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, तो स्टोइचियोमेट्री को मास में चेंज कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ऐड करोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम इसका मोलर मास है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम है। और आपसे कहा गया है कि 50 ml 2 मोलर HCl के साथ, अब यहां पे आपके पास स्टोइचियोमेट्री में मोल है, इसको मैं मोल में ही छोड़ रहा हूं। अब जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, इसका मास मुझे निकालना है और आपको इसके मोल दे रखे हैं, क्योंकि मोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको HCl के मोल ना देके HCl की मोलैरिटी दे रखी है और HCl का वॉल्यूम दे रखा है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर लगा के आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 0.1। अब बोलो फिर 100 ग्राम, या उल्टा कर देते हैं, 2 मोल HCl से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, तो 0.1 मोल HCl से, हाँ जी बोलो कितना, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। लिखो जी। अब ये क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि यहां पे मोलैरिटी का फंडा भी यूज करना पड़ गया। तो आप भी जब घर में सोच रहे हो, खासकर वो बच्चे जो सब कुछ नहीं पढ़ पाते हो, घबराहट होती है, आप वैल्यू एडेड क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, उनके स्कूल में आने के फाइनल एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं। टीचर ये क्वेश्चन पूछती है तो स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक भी कवर कर लेती है, मोलैरिटी का क्वेश्चन भी साथ इन्वॉल्व हो गया, तो वैल्यू बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा मोलैरिटी का जो सेक्शन है कंसंट्रेशन टॉपिक का टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन अगर कर लिया, सही से समझ लिया, तो समझो कि मोटा मोटा सारे क्वेश्चन ही इसमें कवर्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, 10% ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, आप चाहो तो आप लिख लो एक्वस सोल्यूशन कर लो उसे, एन एक्वस सोल्यूशन कर लो। और आपसे क्या रखा है, 10% ग्लूकोज है बाय मास। क्या मतलब है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज किसी को याद है, 180 ग्राम पर मोल। पानी का मोलर मास
और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है विच इज 2 ग्राम पर ml। नाउ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपको निकालना है, लेट्स सपोज पहले मोल फ्रैक्शन। हाँ जी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। ग्लूकोज का गिवन मास है 10, मोलर मास है 180। पानी का गिवन मास है 90 और मोलर मास है 18। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ग्लूकोज का। याद रखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। सेकेंड चीज निकालनी है हमें, यहाँ पे मोल है लीटी। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। यहां से मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी की यूनिट बोलो, ऊपर मोल नीचे केजी। तीसरी चीज है आपको यहाँ पे निकालना है मोलैरिटी। उसके लिए पहले चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो आप किससे निकालोगे? डेंसिटी से। डेंसिटी आपको 2 दे रखी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा विच इज 50 ml। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम, मोलर मास इज 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 50 ml चेंज इन लीटर। सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स।
मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलैलिटी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी का ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है जहां पे पहले आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना होता है। ध्यान रखना होता है मोस्टली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में आता है, पर मोलैलिटी के फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है वो लीटर में होता है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन टिपिकल मोल्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, विच हैज मोस्ट नंबर ऑफ एटम। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एटम निकालना है तो पहले आप मोल निकालो, पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल्स निकालो, और फिर एटम के बारे में सोचो। तो आओ चेक करें। अगर वॉल्यूम दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, याद करो। 22,400 ml इज इक्वल टू 1 मोल। 22.4 लीटर बोलो या 22,400 ml बोलो, तो 22,400 ml इज इक्वल टू 1 मोल। तो 224 ml इज इक्वल टू 1/100 मोल। तुम्हें क्या निकालने हैं, एटम्स। तो पहले मोल निकालो, और फिर क्योंकि ये CO2 है तो क्या निकालो, मॉलिक्यूल्स। तो क्या बोलोगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं 6 ले रहा हूं फॉर इजी कैलकुलेशन। 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के। तो 1/100 मोल में कितने हो जाएंगे, 21 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और फिर एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम होते हैं, 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। बी पार्ट में क्या रखा है, 5 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। तो याद करो 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है। तो 5 ग्राम एटम 5 मोल के बराबर है। और 5 मोल में कितने एटम होंगे, 30 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स। क्योंकि एलिमेंट ही है तो इसमें कोई मॉलिक्यूल निकालने का चक्कर तो है नहीं। सी पार्ट, 56 ग्राम ऑफ आयरन। पहले मोल निकालो, और मास से मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आयरन का मोलर मास भी 56 ही होता है, एटॉमिक मास भी आयरन का 56 ही होता है। तो यहां से 1 मोल आ जाएंगे, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। एंड देन वी हैव डी पार्ट। आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं पानी के, तो एक जो पानी का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 एटम होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे। मैं इसको 6 ही मान लेता हूं कैलकुलेशन के लिए। फिर आप अपने आप देख लेना किसमें ज्यादा है किसमें कम है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे व्यू करो कि अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे मोल निकाल रहे हो, उसका पूरा एक्सपीरियंस दे दिया यहां पे। वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं वो आपके सामने, ग्राम एटम से मोल कैसे निकालते हैं वो आपके सामने, मास से मोल कैसे निकालते हैं वो आपके सामने। तो अलग अलग सिचुएशन से हम कैसे मोल निकाल सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड दिया हो तो मोल निकालने के बाद फिर मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर एटम निकालो। टुकड़ों में ही काम करो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करो। देखो मैं तो ये चैप्टर खत्म करा के ही उठूंगा, 5-7 मिनट फालतू भी लग सकते हैं, कभी कभी जल्दी भी छूट छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई और आगे क्लास हो आप बीच में उठ के जा सकते हो, कोई कोई मनाही नहीं है। ज्यादा भी शूट अप नहीं करेंगे, बट अब एक होता है कि एक चैप्टर उठाया है तो खत्म करना है। कल एक्चुअली कई बच्चों का जेई मेन का पेपर है, तो वो बार बार मिलने आ रहे हैं, और डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रही है, बट उनका भी ठीक है, उनको होता है कि भाई एक बार सर से मिलाएं, विशेष ले आए।
वॉल्यूम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। ग्राम एटम 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल। जो ग्राम एटम होता है वो मोल का ही दूसरा नाम है, ऐसी ही ट्रेनिंग दी है शुरू से आपको। ये तो आप बहुत ही यूज करते हो मोल निकालने का तरीका, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन है सेम। हाँ जी, मैंने आपको बोला खुद निकाल लो ना उसके बाद। किसके ज्यादा आइटम आ रहे हैं बोलो। डी के आ रहे हैं जी। लो वे अपने आप देख लेना किसके आइटम ज्यादा आ रहे हैं, क्यों पीछे पड़ रहा है। 10th, हाँ जी। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें भी मैंने काफी वेरिएशन दिया है, अगर आप इसको पकड़ो तो। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है। आपसे पूछा हुआ है बताओ कितने वॉल्यूम CO2 का बनेगा, कितने मोल HCl के रिएक्ट करेंगे, और कितने मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे। तो मैंने अलग अलग इसमें चीजें पूछनी है, आप स्टोइचियोमेट्री को देखो। हाँ जी, स्टोइचियोमेट्री। सवाल किस किस पे है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट पे सवाल है, HCl पे सवाल है, CO2 पे सवाल है। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा और 1 मोल CO2 बनेगी। इसको मास में लेके जाना है। HCl के हमें मोल निकालने हैं, इसको मोल में रहने दो। और CO2 का हमें वॉल्यूम निकालना है, इसे वॉल्यूम में ले आओ। पानी का भी निकालना है हमें, इसको मॉलिक्यूल में ले आओ। मैं अगेन 6 ले लेता हूं। तो मैंने शुरू से यही स्टैंड रखा हुआ है कि आप क्वेश्चन की का फ्रीक्वेंसी पढ़ो। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट की स्टोइचियोमेट्री को मास में कन्वर्ट कर लो। HCl के मोल आपको निकालने हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री को मोल में रखो। पानी के मॉलिक्यूल आपको निकालने हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री को मॉलिक्यूल में ले जाओ। CO2 का वॉल्यूम आपको निकालना है, इसकी स्टोइचियोमेट्री को वॉल्यूम में ले आओ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ए पार्ट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 0.2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा। उसी प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 6 इंटू 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 10 ग्राम से कितने बनेंगे। उसी प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर CO2 बनती है STP पे, तो 10 ग्राम से कितनी बनेगी, उतारो। तो ये भी अपने में एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, स्टोइचियोमेट्री का पूरा निचोड़ है इसके अंदर। क्यों HCl को मोल में छोड़ा, क्यों पानी के मोल को मॉलिक्यूल में ले आए, क्यों CO2 के मोल को वॉल्यूम में लिखा। अगर आप इस पे सोचोगे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे। इसमें कोई मतलब वो बात नहीं रहेगी। अगर आप में से बच्चे जो थोड़े से वीक हो पढ़ाई में, आप एक बार घर जाके दोबारा ये पैकेज लिख लो, एक एक क्वेश्चन दोबारा से भी लिख लोगे तो भी ज्ञान बढ़ेगा। कोई दिक्कत आती है अलग से भी आके आप पूछ सकते हो, बट प्रैक्टिस का मतलब लिखना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सात से पहले किसके स्कूल में एग्जाम है, 7 फरवरी से पहले एक के ही है, और 10 फरवरी से पहले, 15 फरवरी से पहले किसके एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन था कि फिर मैं रिवीजन पहले खत्म कराऊंगा, आई थिंक रोडॉक्स ही पहले खत्म कराते हैं।
आखिरी के 5 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 क्वेश्चन आ रहा है, ये गेलुसेक लॉ वॉल्यूम पे बेस्ड है। आपको याद है 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन का अगर 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बताओ कितने वॉल्यूम वाटर वेपर बनेंगे। बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चनों में पहले इक्वेशन लिख लेना। H2 और O2 से H2O बन रहा है, उसकी इक्वेशन लिख ली। ये सारे गैस हैं। गेलुसेक लॉ होता है वॉल्यूम का। स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, या गेलुसेक लॉ क्या कहता है, 2 मोल 1 मोल 2 मोल। इसी को अगर वॉल्यूम में लिखें, बोलो जी, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। गेलुसेक लॉ ये कहता है कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम के हिसाब से रेट करती है। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा आपको, अब देखो ना, इसका 2 वॉल्यूम रेट करता है तो इसका 1 करता है, इसका 10 करेगा तो इसका 5 करेगा। इसका अगर 2 वॉल्यूम रेट करता है तो इसका 2 वॉल्यूम बनता है, इसका 10 वॉल्यूम रेट करेगा तो इसका 10 वॉल्यूम बनेगा। तो आंसर है 10V वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म। स्टोइचियोमेट्री ही मोल में चलती है। जैसे आप कहते नहीं हो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, वैसे ही तो है ये। तो अगर जो 2 मोल रेड कर रहा है, समझो वो 2 इंटू 22.4 लीटर, जो 1 मोल रेड कर रहा है 22.4 लीटर, तो इसी को हम V की फॉर्म में गेलुसेक लिख देता था कि अगर 2 वॉल्यूम H2 का रेड करेगा तो 1 वॉल्यूम O2 का रेड करेगा, तो 2 वॉल्यूम पानी के बनेंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है तो 5 वॉल्यूम O2 का रेड करेगा, जिससे 10 वॉल्यूम पानी का बनेगा। 12th क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालनी है सल्फर की इन सोडियम सल्फेट। तो याद करो, जिसकी निकालनी हो परसेंटेज, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। सोडियम का मास कितना होता है, 23 दूना 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, यहां से मास परसेंटेज आ जाएगी सल्फर की। नियॉन के एक एटम का मास हमें निकालना है। नियॉन का मोलर मास 20 ग्राम है। 20 ग्राम किसका मास है बोलो, 1 मोल नियॉन का मास है। हाँ जी, 1 मोल नियॉन का मास होता है 20 ग्राम। 1 मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 नियॉन के एटम्स का मास 20 ग्राम होता है। तो एक नियॉन के एटम का मास कितना होगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जितने भी एटॉमिक मासेस हैं वो मोलर मासेस हैं, वो 1 मोल के मास हैं। मैं बार बार कहता हूं 18 ग्राम एक पानी का मास नहीं है, 18 ग्राम 1 मोल पानी का मास है। 6.022 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है। 14 आ रहा है, आपको याद होगा ये कन्वर्जन फैक्टर थे जो आपको निकालने थे। अभी भी फाइनल एग्जाम के लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी भी टेक्निक मैंने आपको दी थी कि पहले सबको मीटर के हिसाब से चलो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये सोचो, और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये सोचो। तो किलोमीटर और पिकोमीटर दोनों को मीटर में लिखो, फिर अपने आप रिलेशनशिप बनेगी। वो कैसे बनेगी, 10 की पावर -12 मीटर में 1 पिकोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3 मीटर में
10 की पावर 15 पिकोमीटर हो जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में इतने पिकोमीटर होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ मन को समझाओ। किलोमीटर को भी मीटर में ले जाओ, पिकोमीटर को भी मीटर में ले जाओ। फिर देखो 10 की पावर -12 मीटर में 1 पिकोमीटर होता है, तो 10 की पावर 3 मीटर में कितने पिकोमीटर होंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 मीटर मींस 1 किलोमीटर। ऐसे ही मिलीग्राम और नैनोग्राम में रिलेशनशिप निकालनी है, तो ट्रिक क्या है, दोनों को ग्राम में ले आओ। नैनोग्राम -9 ग्राम, मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम। पहला काम तो यही करना है। फिर आपको मिलीग्राम में नैनोग्राम निकालने हैं, तो फिर 10 की पावर -9 ग्राम में 1 नैनोग्राम होता है, तो 10 की पावर -3 ग्राम में 10 की पावर 6 नैनोग्राम होंगे, और 10 की पावर -3 ग्राम का मतलब होता है 1 मिलीग्राम। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। पॉइंट 5 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों में क्या फर्क है। मोल तो जनरल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को दिखाता है, लेकिन मोलैरिटी क्या दिखाती है, कॉन्सेंट्रेशन, कि कितने मोल प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आंसर लिखो। देखो 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट quantity of sodium carbonate. 0.5 mole sodium carbonate represent quantity of sodium carbonate in mole, whereas 0.5 molar sodium carbonate represent 0.5 molar sodium carbonate represent concentration of sodium carbonate, represent concentration of sodium carbonate, which is 0.5 moles, लिखो which is 0.5 mole sodium carbonate in 1 liter of solution. 0.5 mole sodium carbonate in 1 liter of solution. अगली रिवीजन क्लास थर्सडे को होगी 3:20 से 4:30, और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर होगा, तो आप एटॉमिक पढ़ के आओ।